नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको भविष्य में भी कई कानून की नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आज हम बड़ा ही मज़ेदार और शानदार विषय लेकर आपके सामने आए हैं। आज का विषय जो है वह है, क्या आपके खिलाफ ज़मीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है? क्या आवेदक ने सीमांकन के आधार पर आरोप लगाया है? तो यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दर्शकों, इस वीडियो में हम सीमांकन के आधार पर अवैध कब्जा करने का आरोप तथा धारा 250 के केस में बचाव और खारिज करवाने के कानूनी तरीके हम बताएंगे और राजस्व मंडल के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, 250 की कार्यवाही के लिए सीमांकन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अक्सर लोग सीमांकन की कार्यवाही करने के पश्चात ही 250 की कार्यवाही करते हैं। सीमांकन की कार्यवाही के संबंध में मेरे द्वारा इसी चैनल पर 3 वीडियो बनाए गए हैं। आप चाहें तो सीमांकन की कार्यवाही को विस्तार पूर्वक जानने के लिए उन 3 वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी हम संक्षेप में सबसे पहले सीमांकन की कार्रवाई को समझ लेते हैं। धारा 129 की कार्यवाही को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 यह कहती है कि यदि किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार को उसकी भूमि से अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है तो ऐसी स्थिति में भूमि स्वामी या पट्टेदार उस भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। कई भूमि स्वामियों के द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत करवाया जाता है और उस सीमांकन में जब भूमि स्वामी अथवा पट्टेदार की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का अवैध कब्जा बताया जाता है तो उस सीमांकन के आधार पर ही भूमि स्वामी के द्वारा 250 की कार्यवाही की जाती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब कोई भूमि स्वामी या पट्टेदार आवेदक के रूप में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही करता है तो ऐसी स्थिति में अनावेदक को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जब आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसका सूचना पत्र अनावेदक को भेजा जाएगा। जब अनावेदक तहसीलदार या नायब तहसीलदार की कोर्ट में उपस्थित होता है तो उस समय अनावेदक को आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र तथा उसके साथ पेश किए गए समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। फिर जब अनावेदक को सभी दस्तावेज प्राप्त हो जाए तो फिर अनावेदक को क्या करना चाहिए? उसके बाद दर्शकों, सबसे पहले अनावेदक को धारा 129 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि धारा 129 में यह प्रावधान दिए गए हैं कि किसी भी भूमि स्वामी या पट्टेदार के आवेदन प्रस्तुत करने पर सभी पड़ोस के कृषकों को सूचना पत्र की तामील करवाई जाएगी तथा सीमांकन किए जाने के पश्चात सीमांकन का प्रतिवेदन तथा समस्त दस्तावेज तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि कोई पक्षकार व्यथित है तो उसको तहसीलदार के द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसके पश्चात सीमांकन की पुष्टि तहसीलदार के द्वारा की जाएगी। यदि तहसीलदार के द्वारा सीमांकन की पुष्टि करने के बाद भी कोई पक्षकार असंतुष्ट है तो वह उपखंड अधिकारी के समक्ष तहसीलदार द्वारा किए गए सीमांकन के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा। दोस्तों, इससे पहले एक बात और होना आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति सीमांकन करवाता है तो उस सीमांकन किए जाने से पहले उस सीमांकन का प्रकरण दर्ज होना आवश्यक है। यदि सीमांकन का प्रकरण सीमांकन होने के बाद दर्ज होता है तो यह भी सीमांकन की अवैधानिकता मानी जाती है। दर्शकों, मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया और यदि आप किसी 250 के प्रकरण में अनावेदक हैं या अनावेदक के अधिवक्ता है तो आप
उस केस में अपनी जीत को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो दर्शकों, यदि आपके द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 का अच्छे से अध्ययन कर लिया, तो उसके बाद आवेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत सीमांकन के दस्तावेजों का अवलोकन अनावेदक के द्वारा करना चाहिए कि क्या धारा 129 में बताए नियमों का पालन सीमांकन में हुआ है अथवा नहीं। क्योंकि दोस्तों, धारा 129 में ऐसे कई ग्राउंड है कि जिसके आधार पर आप सीमांकन की कार्यवाही को निरस्त करवा सकते हैं। यदि धारा 129 में बताए किसी नियम का पालन सीमांकन के समय नहीं हुआ है या उनमें से किसी भी एक नियम का पालन नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में अनावेदक को उस सीमांकन के विरुद्ध उस सीमांकन की जानकारी होने के पश्चात 45 दिवस के मध्य उपखंड अधिकारी के समक्ष उस सीमांकन की कार्यवाही को धारा 129(5) के तहत निरस्त करवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। जब उपखंड अधिकारी के द्वारा उस सीमांकन को निरस्त कर दिया जाता है जिसके आधार पर आवेदक के द्वारा धारा 250 की कार्यवाही की गई है या पुनः सीमांकन की कार्यवाही के लिए आदेश कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश की नकल प्राप्त कर तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन धारा 250 के प्रकरण में उस नकल को पेश कर देनी चाहिए। फिर एक अर्जी लगानी चाहिए कि जिस सीमांकन के आधार पर आवेदक ने धारा 250 का प्रकरण पेश किया है, उक्त सीमांकन को उपखंड अधिकारी के द्वारा निरस्त कर दिया है और पुनः सीमांकन का आदेश पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में जिस आदेश के आधार पर आवेदक ने प्रकरण पेश किया है वह सीमांकन अवैध हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त सीमांकन के आधार पर धारा 250 का प्रकरण विचारण योग्य नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में धारा 250 का प्रकरण तहसीलदार के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। दर्शकों, अनावेदक के द्वारा 129 अर्थात सीमांकन की कार्यवाही को निरस्त करवाने के लिए उपखंड अधिकारी के समक्ष कार्यवाही नहीं की जाती है या कार्यवाही करने के पश्चात उपखंड अधिकारी के द्वारा 129 अर्थात सीमांकन की कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अनावेदक को क्या करना चाहिए। तो दर्शकों, सबसे पहली बात तो यह है कि अनावेदक को कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि जो सीमांकन हुआ है वह उसकी जानकारी में हुआ है। हमेशा इस बात से मना करना चाहिए। जब आवेदक के द्वारा प्रस्तुत धारा 250 के आवेदन का जवाब अनावेदक की ओर से दिया जाता है, तो उस जवाब में हमें इस तरीके से प्लीडिंग अर्थात लेख करना है कि जो सीमांकन आवेदक ने करवाया है वह सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक है तथा विधि का कहीं उसमें पालन नहीं हुआ है, न ही नियमों का उसमें पालन हुआ है। ऐसी स्थिति में अवैधानिक सीमांकन के आधार पर धारा 250 का प्रकरण प्रस्तुत करने का आवेदक को कोई अधिकार नहीं है तथा यह बात हमें साक्ष्य से भी सिद्ध करनी होगी। जब आवेदक की साक्ष्य होती है तो उसमें हमें प्रति परीक्षण के दौरान यह सारी चीज़ें लाना है कि जो सीमांकन हुआ है वह विधि विरुद्ध तरीके से हुआ है तथा नियमों का पालन नहीं हुआ है। तो आइए जान लेते हैं राजस्व मंडल और माननीय उच्च न्यायालय के उन न्याय दृष्टांतों को जो अनावेदक के लिए अति उपयोगी न्याय दृष्टांत है। आप इन न्याय दृष्टांतों का जरूर उपयोग करें। दर्शकों, यह राजस्व मंडल का फैसला है और राजस्व निर्णय में 2018 के फर्स्ट पार्ट के पेज नंबर 309 में प्रकाशित हुआ है। प्रकरण का नाम है धर्मदास विरुद्ध रोशनी। राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया गया कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 सीमांकन प्रतिवेदन का पुष्टिकरण, वैधता, स्थायी चिन्ह एवं चांदा के बिना सीमांकन, ऐसे सीमांकन पर आपत्ति की गई तहसीलदार के समक्ष
भी सीमांकन प्रतिवेदन पर आपत्ति की गई। ऐसी आपत्तियों का विनिश्चय किए बिना ही सीमांकन प्रतिवेदन का पुष्टिकरण अवैध है। दूसरा न्याय दृष्टांत राजस्व मंडल का है। प्रकरण का नाम है कुसुम गौड़ विरुद्ध मेसर्स नारंग कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक रणजीत सिंह। यह निर्णय राजस्व निर्णय में 2018 के सेकंड पार्ट के पेज नंबर 102 पर छपा है। इसमें माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णयन पारित किया गया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन विधि मान्यता पारस्थ कृषक को सूचना नहीं, रजिस्टर्ड एडी से सूचना के विषय में कोई सबूत नहीं, पंचनामा में उल्लेख नहीं, किस स्थायी चिन्ह से सीमांकन किया गया, ऐसा सीमांकन अवैध है। अगला न्याय दृष्टांत माननीय राजस्व मंडल का है। श्री कांति चौधरी सदस्य विरुद्ध गजुआ तथा अन्य के प्रकरण में माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णयन पारित किया गया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 का मामला राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट में अतिक्रमण किए गए अंश या काल अंकित नहीं, अन्य कोई साक्ष्य नहीं, निष्कासन का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह न्याय निर्णयन राजस्व निर्णय 1975 के पेज नंबर 175 पर प्रकाशित हुआ है। अगला न्याय दृष्टांत माननीय राजस्व मंडल का ही है। प्रकरण का नाम है पारसनाथ तिवारी विरुद्ध मंगलेश्वर कुशवाहा। माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णयन पारित किया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन के पूर्व की अपेक्षाएं निकटवर्ती कृषकों एवं साक्षियों के हस्ताक्षर लिए जाना चाहिए। क्षेत्र पुस्तक तैयार करना, यदि सीमांकन में कोई आपत्ति आती है तो उसे स्थल पर ही सुनिश्चित की जाना चाहिए। सीमांकन प्रतिवेदन के पश्चात तहसीलदार द्वारा सहमति आपत्ति का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं, ऐसा सीमांकन अवैध है। यह निर्णय राजस्व निर्णय 2016 के पार्ट सेकंड के पेज नंबर 146 पर प्रकाशित हुआ है। अगला न्याय दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय का है। प्रकरण का नाम है देवचंद तथा अन्य विरुद्ध मूलचंद तथा अन्य। यह राजस्व निर्णय 2004 पेज नंबर 24 पर प्रकाशित हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 तथा 257 भूमि स्वामी का धारा 250 के अधीन आवेदन तहसील न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, क्योंकि कृषक भूमि पर कुछ निर्माण सम्यक रूप से किया गया था। अधिक्रामक के निष्कासन के लिए सिविल वाद चलाने योग्य है। एक और न्याय दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय का है। प्रकरण का नाम है गजराज सिंह विरुद्ध राम सिंह तथा अन्य। यह प्रकरण राजस्व निर्णय 2006 पेज नंबर 218 पर प्रकाशित हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया गया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 सीमांकन विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई, निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई, कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया, एक भी साक्षी नामित नहीं, पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई, ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्षकार सूचित भी नहीं किया गया हो। अगला न्याय दृष्टांत माननीय राजस्व मंडल का है। प्रकरण का नाम है राम सुशील शर्मा विरुद्ध श्री हरिभजन तिवारी तथा अन्य। यह न्याय दृष्टांत राजस्व निर्णय 2010 पेज नंबर 259 पर प्रकाशित हुआ है। इस न्याय दृष्टांत में माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया गया कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 की कार्यवाही से पूर्व समीपवर्ती कृषकों को सूचना देना विधिक अपेक्षा है। अगला न्याय दृष्टांत माननीय राजस्व मंडल का ही है। प्रकरण है भेरूलाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य। यह प्रकरण राजस्व निर्णय 2014 पेज नंबर 303 पर प्रकाशित हुआ है।
माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 सीमांकन भूमि स्वामी की भूमि के किस भाग पर निकटवर्ती कृषक का कब्जा पाया गया, क्षेत्र पंजी में नहीं दर्शाया गया, ऐसा सीमांकन संदेहास्पद है, स्थिर नहीं रखा जा सकता। अगला न्याय दृष्टांत माननीय राजस्व मंडल का है। प्रकरण का नाम है सुखदेव तथा अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य। यह निर्णय राजस्व निर्णय में 2014 पेज नंबर 259 पर प्रकाशित हुआ है। माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया गया है कि भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत सीमांकन तथा नक्शा में परिवर्तन निकटवर्ती कृषकों को सूचना दिए बिना नहीं किया जा सकता। प्रकरण निकटवर्ती कृषकों को सूचना देने के पश्चात नया सीमांकन के लिए प्रति प्रेषित किया गया। अगला न्याय दृष्टांत भी माननीय राजस्व मंडल का है। प्रकरण का नाम है बद्री प्रसाद विरुद्ध रामस्वरूप जाटव तथा अन्य। यह प्रकरण राजस्व निर्णय 2014 के पेज नंबर 69 पर प्रकाशित हुआ है। माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया गया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 नियम 2 तथा 3 ग की अपेक्षाएं उपबंध के अधीन आवेदन सटे हुए कृषकों के सर्वेक्षण संख्यांक उल्लेखित किए जाना चाहिए। ऐसे सर्वेक्षण संख्यांक दर्शाए बिना आवेदन नियमों के अनुसार होना नहीं माना जा सकता। दूसरा है भू राजस्व संहिता 1959 धारा 129 सीमांकन सटे हुए कृषकों को सूचना दी जाना चाहिए। सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अगला न्याय दृष्टांत भी माननीय राजस्व मंडल का है। प्रकरण का नाम है मोतीलाल मिश्रा तथा अन्य विरुद्ध प्राणनाथ मिश्रा तथा एक अन्य। यह प्रकरण राजस्व निर्णय में 2016 के पार्ट 2 पेज नंबर 24 पर प्रकाशित हुआ है। माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 सन्निकट कृषकों को सूचना दिए बिना सीमांकन किया गया। सीमांकन पर आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसा सीमांकन अवैध है। अगला न्याय दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय का है। ताराबाई विरुद्ध ओंकार मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण तथा एक अन्य। यह निर्णय राजस्व निर्णय में 2016 के पार्ट सेकंड में पेज नंबर 31 पर प्रकाशित हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया गया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 तथा 129 कब्जा पुनः स्थापना के लिए वाद सीमांकन प्रतिवेदन पर आधारित सीमांकन प्रतिवेदन प्रतिवादी की उपस्थिति में नहीं किया गया। सीमांकन प्रतिवेदन साबित नहीं। धारा 129 तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार नए सिरे से सीमांकन किया जाना निर्देशित। अगला न्याय दृष्टांत माननीय राजस्व मंडल का ही है। प्रकरण का नाम है प्रेमदास विरुद्ध शांतिबाई। यह प्रकरण राजस्व निर्णय 1995 पेज नंबर 216 पर प्रकाशित हुआ है। माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में यह न्याय निर्णय पारित किया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर कब्जा प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन सीमांकन दोनों पक्षों की उपस्थिति में नहीं किया गया। ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर कब्जे का प्रत्यावर्तन आदेश अवैध है। अगला न्याय दृष्टांत माननीय राजस्व मंडल का ही है। प्रकरण का नाम है संतोष तथा एक अन्य विरुद्ध महेंद्र। यह प्रकरण राजस्व निर्णय 2015 के पेज नंबर 593 पर प्रकाशित हुआ है। माननीय राजस्व मंडल के द्वारा इस प्रकरण में न्याय निर्णय पारित किया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन कार्यवाही आवेदक को सूचना नहीं, सूचना पत्र पर आवेदक का नाम भिन्न स्याही से जोड़ा गया, सूचना की तामील में
छल साधन किया गया। ऐसे सूचना पत्र पर आधारित सीमांकन प्रतिवेदन एवं पंचनामा विधि के अनुसार नहीं। ऐसे प्रतिवेदन तथा पंचनामा पर सीमांकन आदेश विधिक होना अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसा आदेश पुनरीक्षण में अपास किया गया। दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई विधिक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।